गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर आईयूपीएसी नामकरण को कंप्लीट किया था। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे, पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो देखो, पार्ट हमारा कौन सा था? 8, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पहला एग्जाम्पल क्या था? देखो, 1 2 3 4 और कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। 6 कार्बन थे। यहाँ पर ट्रिपल बंध और एक यहाँ पर ट्रिपल बंध था। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था? क्लोरीन H2 और बस ये नामकरण था। तो देखो, अब इसकी हमें नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। तो वैलेंसी यहाँ कितनी हो जाएगी? CH3। बाकी सभी कार्बन की 3 और 1 4, 3 और 1 4, सब कार्बन की 3 और 1 4, यह 4 होगी। अब देखो, अब हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम देखो इधर से करें, इधर से करें 1 और 2, इधर से करें तो 1 और 2, यानी ट्रिपल बॉन्ड तो 2 नंबर पर ही आएगा। इधर से करें नंबरिंग या इधर से करें नंबरिंग, तो ये सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला होगी हमारी। अब देखो, इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर ही आएगा। इधर से भी 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर पर। ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए प्रतिस्थापी से। तो प्रतिस्थापी या क्या जुड़ा है? क्लोरीन। अगर हम इधर से करते हैं तो प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिलता है और डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलता है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापी भी साथ में जुड़ा है तो इसको भी कम नंबर मिल रहे हैं और डबल बॉन्ड को भी कम नंबर, तो इससे ज़्यादा यहाँ सही रहेगा। अब देखो, इसका नामकरण हमें करना है तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नामकरण, तो प्रतिस्थापी क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन को हम क्या कहते हैं? क्लोरो। तो 1 नंबर पे क्लोरो, तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। कार्बन की संख्या कितनी है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स। तो 6 कार्बन को क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे। बताओ, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 2 पर भी ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? 2 4 डाई क्या आइन है ना, तो 2 4 डाई आइन। तो ये हो गया नामकरण इसका। क्या हो गया? 1 क्लोरो हेक्स 2 4 डाई आइन, या फिर लिख देंगे 1 क्लोरो हेक्स 1 क्लोरो 2 4 डाई हेक्साइन। ये भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 4 डाई हेक्साइन, या फिर 1 क्लोरो हेक्स 2 4 डाई आइन। ये हो गया इसका नामकरण। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, CH यहाँ पर ऊपर CH3 था, फिर CH, नीचे Br, फिर उसके बाद C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये था। तो देखो, 2 प्रतिस्थापित जुड़े हुए CH3 और Br। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गई कार्बन की, क्या हो गई? लंबी श्रृंखला हो गई। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5, सीधे करो तो भी 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, सीधी ले लेते हैं हम। नंबरिंग वहां से करेंगे। 2 प्रतिस्थापी, एक तो मैथिल है और एक ब्रोमीन है, ब्रोमो। 2 है, लेकिन इसके साथ एक क्या है? ट्रिपल बंध भी है। तो किसको कम नंबर देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। तो कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो नंबरिंग कहाँ करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, प्रतिस्थापी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से दे देंगे, 2 3 4 और 5। तो बताओ, सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो देखो ये मैथिल है और ये ब्रोमीन है, तो सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। 3 क्या हो जाएगा? ब्रोमो। बताओ, 4 पे कौन है? मैथिल है, तो 4 मैथिल। बताओ, कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। तो ये हो गया पेंट। तो बताओ, अब पेंट 5 कार्बन को पेंट का 1 नंबर पे कौन है? आइन है, तो 1 आइन।
तो नामकरण क्या हो गया, 3 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 1 आइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो 4 मैथिल 1 पेंटाइन, ये भी इसका नामकरण हो सकता है। तो ध्यान रखना, प्रतिस्थापित जब हो और उसके साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, कम नंबर देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अब देखो हम पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखाया था मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड C या ब्रोमीन, C या आयोडीन, डबल बॉन्ड CH और CH3। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, सीधी श्रृंखला कार्बन की ये लंबी श्रृंखला हो गई ये। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है इसकी नंबरिंग करनी है। देखो इसमें इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहां से डबल बॉन्ड करते हैं तो 1 और 2 नंबर पे, इधर से भी करते हैं तो 1 और 2 नंबर पे आता है, फिर उसके बाद यानी डबल बॉन्ड तो 7 नंबर पे आता है। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापित, तो ये है आइडो और ये है ब्रोमो, तो बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करते हैं 1 2 3 4 नंबर पे आता है, इधर से करते हैं 1 2 3 नंबर पे आता है, इसका इधर से करना बेटर रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पर है, इधर से करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे, इधर से करेंगे तो 1 और 2, तो हम क्या कर देते हैं, अब प्रतिस्थापी को चेक करते हैं। प्रतिस्थापी में आइडो पहले आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कम नंबर देंगे, तो 3 नंबर आ गए। तो बताओ अब हम क्या करना है, सबसे पहले इन प्रतिस्थापी का नाम को, तो 3 नंबर पे कौन है, आइडो, तो 3 आइडो, 4 नंबर पे कौन है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। बताओ डबल बॉन्ड 2 2 है, 2 नंबर पे और 1 4 नंबर पे है, तो क्या लिखूंगा, 2 4 डाई इन, 2 4 डाई इन, तो क्या हो जाएगा 3 आइडो 4 ब्रोमो हेक्स 2 4 डाई इन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। 2 4 यानी 2 पे इन है और 4 पर भी इन है, इस डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन कहते हैं, तो 2 पर भी इन और 4 पर भी इन, तो क्या लिखें 2 4 कितने 2 है इसलिए डाई, और एक्स 6 कार्बन, 4 पे ब्रोमो और 3 पे आइडो। अब आते हैं हम चौथा मैंने आपको नाम दिया था, उसका हमें स्ट्रक्चर बनानी थी, 1 4 ड्राई ब्रोमो, 1 4 ड्राई ब्रोमो और 2 4 डाई एक्सिन, 2 4 डाई एक्सिन। ये तो देखो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले ये देखना है कि कितने कार्बन है, एक्स यानी 6 कार्बन है, 6 कार्बन जमा दो, 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 कार्बन हमने एक ही सीरीज में लगा दिए। अब देखो अब ये क्या कर रहा है, 2 4 डाई, एक तो 2 पे और एक 4 पे, 2 पे और 4 पे क्या है, इन है, तो इधर से या तो 2 पे या इधर से 2 पे, कहीं से भी लगा दो, तो इधर से लगाएंगे तो एक तो यहाँ पर 2 पे हो गया, 2 नंबर का कार्बन ये है, 2 नंबर का कार्बन यहाँ 2 है, 4 नंबर पे ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 नंबर पे 2 तो क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हो गया। अब देखो अब क्या कहा, 1 और 4 पे क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो तो 1 पे ब्रोमो है तो इधर पे ब्रोमीन आ जाएगा, और एक 4 पे ब्रोमीन है तो यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। बस अब दूसरों की वैलेंसी पूरी कर लो, ये CH3 यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, कार्बन 2 3 और 1 4 पूरे हो गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। 1 4 डाई ब्रोमो, ये 1 और ये 4 डाई ब्रोमो हो गया, 2 4 डाई एक्सिन, 2 पे और 4 पे इन है इसलिए हो गया 2 4 डाई एक्सिन, तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। चलो अब हम लेते हैं 5वां एग्जाम्पल। चलो 5वां एग्जाम्पल क्या है, ये 5वां एग्जाम्पल था 2 मैथिल 3 ब्रोमो, 2 मैथिल 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और हेप्टेन, ये था।
तो देखो क्या हो, हेप्टेन यानी कितने कार्बन, 7 कार्बन, हेप्टेन का मतलब 7 का, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कार्बन हो गए, इसको कहे हेप्ट यानी 7 कार्बन। बताओ 2 पे मैथिल है, इधर लगाओ बोली उधर लगाओ, एक ही बात है, इधर लगाओ बोली उधर लगाओ। 2 पे मैथिल, 3 पे ब्रोमो ये ब्रोमीन, 4 पे क्लोरो ये क्लोरीन। तो इसका मतलब यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे, CH3 एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ 2, यहाँ पर भी कितने 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, तो ये 3। तो ये हो गया इसका। तो क्या हो गया देखो, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। अगर आपने इधर से मैथिल लगाया, ब्रोमो लगाया, क्लोरीन तो भी सही है, इधर से लगाया तो भी सही है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी 5 नंबर। तो ये 5 क्वेश्चन हमने कल दिए थे। आज हम अब आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा IUPAC नामकरण हो गया खत्म। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान देना। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कार्बन के अपरूप। आज हम क्या पढ़ें, अपरूप, कार्बन के अपर रूप। देखो कार्बन के अपरूप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, तो हमने जान लिया अपरूप क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अपरूप होता क्या है। अपरूप का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, अपरूप का मतलब अनेक रूप। क्या होते हैं, कार्बन के अनेक रूप। अपरूप का मतलब होता है अनेक रूप, यानी एक ही तत्व के अलग अलग रूप या भिन्न भिन्न रूप, जो रासायनिक गुणों में तो समान हो लेकिन भौतिक गुणों में अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। यानी अपरूप की परिभाषा अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, एक ही तत्व के अलग अलग रूप, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जो रासायनिक गुण में तो समान हो। रासायनिक गुण में कैसे हो, समान। रासायनिक गुण में कैसे हो, समान, लेकिन क्या उनके भौतिक गुण हैं, लेकिन भौतिक गुण कैसे हैं, असमान है। भौतिक गुण कैसे हैं, असमान। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। आई समझ में। यानी एक ही तत्व के वे अलग अलग रूप जिनके रासायनिक यानी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो रासायनिक गुण हैं वो तो समान होने चाहिए, और भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, असमान हो। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, अपरूपता। इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम कहते हैं अपरूपता। इस क्रिया को हम अपरूपता कहते हैं, अपरूपता। समझ गए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन की। तो किसके अपरूप पढ़ेंगे, कार्बन, यानी कार्बन तत्व के अलग अलग अपरूप के बारे में जानेंगे हम, जिनके रासायनिक गुण तो समान है क्योंकि वो सब कार्बन से निर्मित है। जो कार्बन के गुण है वो के वो उनके अंदर गुण है, लेकिन उनके अंदर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, जो भौतिक गुण है, उनमें थोड़ा क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो यहां हम कार्बन के अपरूप की बात करें, क्योंकि पार्ट ही हमारा कार्बन और उसके यौगिक है, तो आज हम करेंगे कार्बन के अपरूप। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अपरूप किसे कहते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जो रासायनिक गुण में समान हो लेकिन भौतिक गुण में क्या हो, अलग अलग हो, असमान हो, उन्हें हम अपरूप कहते हैं। और इस गुण को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। आई बात समझ में। चलो अब हम पढ़ते हैं कार्बन के अपरूप। क्या पढ़ते हैं, कार्बन के अपरूप। अब इस कार्बन के अपरूप में देखो ध्यान रखना, 2 तरह के अपरूप आते हैं। कार्बन के कितने अपरूप आते हैं, 2 तरह के। अब ये कार्बन के जो अपरूप है, ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन से, तो पहला अपरूप जो होता है, एक तो अपरूप होता है इसका क्रिस्टलीय अपरूप। कैसे अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय। तो कार्बन के अपरूप 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप, और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। कैसे अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप। एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय।
एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। देखो क्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन आएंगे? क्रिस्टलीय रूप में 3 आएंगे। एक तो आएगा हीरा, एक आएगा ग्रेफाइट और एक आएगा फुलरीन। एक क्या आएगा? फुलरीन। ये कार्बन के कौन से अपरूप हैं? क्रिस्टलीय अपरूप हैं, फुलरीन। एक तो क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय में कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और अक्रिस्टलीय में कौन कौन आएगा? तो अष्टक्रिस्टलीय की हम बात करें तो अक्रिस्टलीय में कौन कौन आएगा? देखो अक्रिस्टलीय में एक तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बात करूं तो अक्रिस्टलीय में एक तो आ जाएगा हमारे पास कोक, एक आ जाएगा कोल, एक आ जाएगा कास्ट चारकोल, एक आ जाएगा जंतु चारकोल, और क्या आ जाएगा? कार्बन के ऊपर में काजल, और क्या आ जाएगा? कोयला, और क्या आ जाएगा? और हमारे पास आ जाएगा कार्बन गैस या गैस कार्बन, एलपीजी, सीएनजी, ये वाले। ये कैसे हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो ध्यान रखना क्रिस्टलीय रूप में क्या क्या आएगा? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और अक्रिस्टलीय में कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, कोयला, गैस कार्बन, ये सारे किस में आते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप। तो ध्यान रखना कार्बन के अपरूप 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और एक कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीय का मतलब होता है कि वे अपरूप जिनके अंदर क्या हो? जिसकी निश्चित क्या हो? ज्यामितीय व्यवस्था हो, जिसकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। और क्या होना चाहिए? और इसके अंदर क्या होना चाहिए? निश्चित बंद कोण। निश्चित क्या हो? बंद कोण हो, यानी उसके बीच में जो बंद कोण है उनके तत्वों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में जो निश्चित बंद कोण हो और उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हो। और कैसे हो? कठोर हो, थोड़े से कैसे हो? कठोर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय कहते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या है? क्रिस्टल का मतलब ठोस रूप के हो, जिनकी निश्चित एक ज्यामितीय व्यवस्था हो और एक निश्चित इनका बंद कोण हो, उनकी जो संरचना है वो फिक्स हो। आई बात सुन, जैसे हम पढ़ते हैं हीरा, तो हीरे की जैसे संरचना फिक्स होती है, ग्रेफाइट है उसकी संरचना भी फिक्स होता है, लेकिन वो थोड़ा सा भंगुर होता है। और फुलरीन, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है और एक क्या होता है? इनके अंदर एक निश्चित बंद कोण होता है, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय अपरूप। अब ये का ये उल्टा, इसमें अक्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या हुआ? कि जिसकी निश्चित ज्यामिति नहीं हो। अक्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या हुआ? जिसकी निश्चित ज्यामिति नहीं हो, जिसमें निश्चित बंद कोण नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय अपरूप कहेंगे। तो क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब क्या हुआ? कि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हो, एक निश्चित उसकी स्ट्रक्चर हो, संरचना हो उसकी निश्चित, और में एक निश्चित बंद कोण हो और थोड़े से कैसे हो? ठोस हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप का मतलब जिसकी निश्चित ज्यामिति नहीं हो, जिसकी निश्चित कोई संरचना नहीं हो, बंद कोण जिसका निश्चित नहीं हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। ये स्थल भंगुर प्रकृति। जैसे आपने देखा होगा चारकोल, जो सड़कें बनाते हैं उसमें चारकोल, कोयला, थोड़ी सी अगर हम इनकी कोई निश्चित फिक्स अवस्था नहीं होती कोयले की, थोड़ा सा इनको क्या दिया आपने? छोड़ दी, तो ये क्या हो जाएंगे? भंगुर, टूट जाएंगे। गैस कार्बन जैसे एलपीजी, सीएनजी, काजल है, काजल आपने देखा होगा, तो ये सारे क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, क्योंकि ये ना तो ठोस होते हैं, ध्यान रखना, और ये थोड़े से अगर हम इस पर प्रेशर दें तो ये कैसे हो जाएंगे? भंगुर प्रकृति के, यानी चूर चूर हो जाएंगे। तो कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 2 तरीके के, तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय अपरूप की। तो क्रिस्टलीय अपरूप में हम सबसे पहले बात करते हैं हीरे की। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में हम बात करेंगे। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि हीरे की क्या व्यवस्था है, हीरे की क्या है, इस तरीके से प्रश्न हमें बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। सबसे पहले किसके पढ़ेंगे? हीरे के बारे में, डायमंड। सबसे पहले हीरे की हम क्या देखेंगे? विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या होती है? देखो, तो हीरे की क्या व्यवस्था होती है? इसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़ा। पहली क्या व्यवस्था होती है? एक कार्बन परमाणु
4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर त्रिविमीय चतुष्फलकीय व्यवस्था का निर्माण करता है, व्यवस्था बनाता है। यानी क्या करता है, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़कर क्या करता है, एक चतुष्फलकीय व्यवस्था, त्रिविमीय चतुष्फलकीय व्यवस्था का निर्माण करता है। कैसे? देखो इस तरीके से, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, जैसे ये इस तरीके से ये जुड़ेगा। एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर क्या करता है, चतुष्फलकीय व्यवस्था का, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से, ये मैंने बनाया, ये 3D स्ट्रक्चर के रूप में होता है इस रूप में, जैसे ये मैंने बनाया, इस तरीके से इसकी ज्यामितीय व्यवस्था होती है। 4 अन्य कार्बन परमाणु से ये जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। ये ध्यान रखना, ये किस तरीके से, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? ये बीच में है, एक ऊपर, एक यहाँ, एक और एक नीचे, तो इस तरीके की इनकी व्यवस्था होती है। जैसे हमने आगे पढ़ा था चतुष्फल की व्यवस्था किस तरीके से होती है, तो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर कैसी व्यवस्था बनाता है, चतुष्फल की व्यवस्था बनाता है। आई बात समझ में? दूसरी इसकी विशेषता पढ़े तो ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन का क्या है, कार्बन का अति शुद्ध रूप, ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है, ध्यान रखना, सबसे शुद्ध रूप है। अगला इसका गुण पढ़े तो ध्यान रखना, ये कैसा होता है, इसके बंध कौन, इनके जो कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बंध दूरी होती है, कार्बन कार्बन के बीच की जो ये बंध दूरी होती है, ये बंध दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना कि कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बंध दूरी होती है, इनके कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बंध दूरी होती है, कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसे हम क्या कहते हैं, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध दूरी कितनी होती है, 1.54। फिर क्या होते हैं, इनके बीच में जो है ये एक मजबूत सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में मजबूत क्या होता है, प्रबल सहसंयोजक बंध। इस बंध कैसा बंध है, ये प्रबल सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर। ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठोर होता है। क्यों होता है, अभी तक प्रकृति में ज्ञात में हीरा जो है वो सर्वाधिक कठोर है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण। किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। ये इसकी विशेषता और होगी। और विशेषता देखिए इसकी, तो 5वीं विशेषता इसकी है इसका गलनांक। इसका जो गलनांक होता है, ये गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन। देखो गलनांक क्योंकि अत्यधिक कठोर है, इसको तोड़ने के लिए, इसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन। तो देखो कार्बन कार्बन 4 अन्य परमाणु से जुड़कर त्रिविमीय चतुष्फल की व्यवस्था बनाते हैं। कार्बन अति शुद्ध रूप है, कार्बन की बंध दूरी, कार्बन कार्बन के बीच दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम इनकी बंध दूरी होती है। अत्यधिक कठोर क्योंकि इनके बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन। ध्यान है ना, ये इसका गलनांक, गलनांक का मतलब जिस बिंदु पे वो गलता है। छठी बात में कहूं तो इसको हम प्रकृति में भी इसको ऐसे संश्लेषित करना है तो क्या करेंगे, कार्बन को, कार्बन के शुद्ध रूप को, कार्बन के शुद्ध रूप को उच्च ताप व उच्च दाब देके संश्लेषित किया जा सकता है, किया जा सकता है।
क्या बात कही मैंने कि अगर इस हीरे को हमें संश्लेषित बनाना है, हमें इसका मतलब कृत्रिम रूप से अगर इसको बनाना, तो हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन का शुद्ध रूप है उसको उच्च ताप देंगे और उच्च दाब देंगे, जिसके कारण इसको क्या किया जा सकता है, संश्लेषित भी किया जा सकता है। नहीं तो ये कहाँ प्राकृतिक रूप से हमें किसी जैसे कृष्णा नदी में पाए जाते हैं हीरे, समझ गए। अगर इनको संश्लेषित करना है तो इनको कार्बन के शुद्ध रूप को हमें क्या करना पड़ेगा, उच्च तो ताप देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, जिस कारण से क्या किया जा सकता है, हीरे का निर्माण किया जा सकता है। तो आई बात समझ में। तो क्या होगा, कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से जुड़कर एक चतुष्फलकीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कार्बन का अति शुद्ध रूप है, कार्बन कार्बन के बीच में बंद दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसके बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। गलनांक इसका 3843 केल्विन होता है। कार्बन के शुद्ध रूप को उच्च ताप और उच्च दाब देकर इसको हम हीरे का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हुआ इसकी विशेषता हीरे की। अब हम क्या करते हैं, इसका पढ़ते हैं उपयोग। क्या पढ़ते हैं, उपयोग। हीरे के क्या क्या उपयोग होते हैं आपको पता ही होगा। देखो इसका उपयोग पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो है कांच व पत्थर काटने में। किसमें, कांच व पत्थर को काटने में यूज किया जाता है। कांच काटने में और पत्थर काटने में। आपने देखा होगा पत्थर के जो बड़े बड़े जो ग्रेनाइट्स वगैरह होते हैं पत्थर, उनके आगे जो होती है हीरे की क्या लगी होती है, परत लगी होती है। तो उसको काटने में इसका यूज किया जाता है। कांच व पत्थर को काटने में, जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको काटने में ज्यादातर किसका यूज होता है, हीरे का। उसके किनारे किनारे पे जो पत्थर होता है उसके किनारे किनारे पे जो काटने वाली मशीन, उसके किनारे किनारे पे क्या होती है, हीरे की परत होती है। तो कांच व पत्थर काटने में। दूसरा इसका उपयोग जो होता है वो जवाहरातों में या आभूषणों में, जवाहरातों या आभूषणों में नगीने के रूप में, जवाहरातों व आभूषणों में नगीने के रूप में। और तीसरा इसका उपयोग में पढ़ूं तो फोनोग्राम की सुई, फोनोग्राम की सुई बनाने में। अब ये फोनोग्राम क्या होता है, तो पहले जो संगीत सुनते थे आपने, इस तरीके का ये संगीत का एक वाद्य यंत्र होता था, इस तरीके का एक क्या होता था, संगीत का वाद्य, या एक ये कैसेट चलती थी इस तरीके से ये, और इसमें से साउंड निकलता था। ये इस तरीके का एक वाद्य यंत्र होता था जिसे हम क्या कहते थे, फोनोग्राम। ये पहले आपने पिक्चरों में वगैरह देखा होगा इस तरीका। इसके अंदर जो सुइयां होती ना, जैसे यहाँ संगीत निकला, ये सुइयां यहाँ क्या होती, टच होती थी। इसके दीवार के क्या होती थी, सुइयां टच होती थी। उन सुइयों को हम कहते हैं फोनोग्राम की सुई। फोनोग्राम क्या होता है, एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसके अंदर आपने देखा होगा ये पिक्चर में, जैसे आपने इस पिक्चर की मैं बात करूं तो 3 इडियट्स पिक्चर में आपने देखा होगा, समझ गए। उसमें वो 3 इडियट्स पिक्चर में जो प्रिंसिपल होता है उस कॉलेज का, वो गाना सुनते सुनते बज जाता है। इस तरीके का फोनोग्राम यहाँ वो कैसी चलती है और इससे ध्वनि निकलती है, साउंड में ये सुइयां होती है, वो सुइयां यहाँ टच करती है तो उससे साउंड निकलता है। उस सुई को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये सुई बहुत मजबूत, हीरे की सुई बहुत मजबूत है तो आसानी से टूटेगी नहीं, तो इसका साउंड होगा वो भले ही अच्छी तरीके से आएगा। तो फोनोग्राम एक वाद्य यंत्र होता है, उसकी सुई बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो कहां पर, एक तो कांच व पत्थर को काटने में यूज किया जाएगा, एक जवाहरातों या आभूषणों में नगीने के रूप में, रत्न के रूप में, और एक फोनोग्राम की सुई बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये तो हीरे की है विशेषता और हीरे के क्या है उपयोग। ये परीक्षा में पूछेंगे कि हीरे की विशेषता या उसके उपयोग के बारे में लिखिए। तो हीरे की व्यवस्था और ये इसके हो गए उपयोग। अब हम आगे कल पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है, देखो कार्बन के अपरूप। अपरूप का मतलब क्या है कि एक ही तत्व के वे पदार्थ या भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग, उन्हें अपरूप कहेंगे। इस गुण को क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे। कितने अपरूप, 2 तरह के, क्रिस्टलीय और क्रिस्टल का मतलब जिनकी निश्चित ज्यामिति, निश्चित बंधकोण हो, वो क्रिस्टलीय अपरूप। कौन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और अक्रिस्टलीय का मतलब निश्चित ज्यामिति निश्चित नहीं हो, बंधकोण निश्चित नहीं हो, कोयला, चारकोल और कास्ट कोयला वगैरह, काजल है, गैस कार्बन है, एलपीजी, सीएनजी, या क्रिस्टलीय अपरूप में आएंगे। और क्रिस्टलीय अपरूप में कौन आया, हीरा, और हीरे के गुणों के बारे में और उसकी उपयोग के बारे में हमने आज पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।